हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रीडिंग सेशन नंबर 8 है एंड हम पढ़ रहे हैं दिस बुक कॉल्ड होमो डियस बाय प्रोफेसर युवल नोआ हरारी। सो दिस ऑथर इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम, इजरायली ऑथर है एंड इन दिस बुक ही ट्राइज टू इवैल्यूएट आवर रीसेंट हिस्ट्री एंड उसके basis पे he tries to predict the future, not exactly predict but एक जनरल डायरेक्शन की हमारा सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा सकता है। he is just trying to make us aware. So we are talking about wars. This is just the first chapter and this part is called breaking the law of the jungle. तो law of the jungle क्या है, हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया। हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे डायबिटीज से मरने की प्रोबेबिलिटी, आपके डायबिटीज या हाई शुगर से मरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू बारूद से मरने की प्रोबेबिलिटी। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे शुगर से मर जाएंगे रादर देन गेटिंग किल्ड बाय एनी फॉर्म ऑफ गन पाउडर, bullets या explosives, anything like that. Even more importantly, a growing segment of humankind has come to see war as simply inconceivable. तो बेसिकली क्या हुआ, ऑथर यही समझा रहे थे कि आज के डेट में वॉर्स काफ़ी रेयर हो चुके हैं एज कंपेयर टू आवर पास्ट। अच्छा, मैं आपको ये भी दिखा दूं कि पास्ट में कितने लंबे और कितने इंटेंस वॉर्स हो चुके हैं। तो ये विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन मिला है मुझे। सो द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन अभी तक किसी वॉर का अगर रहा है दैट इज रिकॉन्क्वेस्टा। ये ऑलमोस्ट 700 साल चला है, 700 साल से ज़्यादा चला है, ऑलमोस्ट 800, एंड इसमें 70 लाख डेथ्स हुई हैं। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट वॉर। आप जस्ट इमेजिन करो यार, एक जनरेशन 50 साल का होता है एवरेज, 700 साल मतलब 14 जनरेशंस। तो पोर्चुगीज मुस्लिम स्टेट्स के साथ क्रिश्चियन स्टेट्स, रिलीजियस वॉर था। तो दिस वाज द लॉन्गेस्ट वॉर। मंगोल इन्वेशन, जो चंगेज खान के बारे में हम पढ़ते हैं, मंगोल इन्वेशन में भी करीब करीब 3 करोड़ लोग जान गवा बैठे एंड ये भी चला 100 साल से भी ज्यादा चला है। मंगोल एम्पायर वर्सेस सेवरल यूरेशियन स्टेट्स। नेपोलियन के जो वॉर्स थे, नेपोलियन एक बहुत ही मतलब खतरनाक इन्वेडर था फ्रांस का। 35 लाख से लेके 70 लाख लोग नेपोलियन के वॉर्स में मरे हैं एंड ऐसे ही बहुत सारे वॉर्स हुए हैं। अभी रीसेंट वॉर्स में देखते हैं थोड़ा, वर्ल्ड वॉर का देखते हैं। हाँ, वर्ल्ड वॉर वन में 1,70,00,000 से लेके 4 करोड़ तक के डेथ्स हुए हैं। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड वॉर 2 में करीब दिस इज व्हाट, ओ माय गुडनेस, 8 करोड़ डेथ्स हुए। लार्जेस्ट एंड डेडलीस्ट वॉर रहा है ये। 8 करोड़ लोग अपनी जानें गवा बैठे वर्ल्ड वॉर 2 में। मॉडर्न वॉर्स में देखते हैं हम लोग, रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास जो वॉर्स चल रहे हैं उनमें क्या सीन है देखते हैं। हमास इजराइल वॉर में 40,000 मरे अभी तक। तो आप जस्ट इमेजिन करो, 8 करोड़ और 40,000। इससे पहले इससे बहुत ज़्यादा बड़े, इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वॉर्स हो चुकी है, बट उनके बारे में हम जस्ट हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, तो हमें लगता है कि देयर वाज नथिंग। हम लोग को डेथ का नंबर याद भी नहीं रहता है। जस्ट रिमेंबर दोज डेथ्स, हर एक डेथ उसमें से वो किसी का बेटा था, किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी का हस्बैंड था। तो हम लोग के लिए दीज आर जस्ट नंबर्स। हमास इजराइल वॉर में 40,000 मर गए, ठीक है, हु केयर्स।
या फिर जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में 3 लाख लोग मर गए, ठीक है, हु केयर्स। या फिर जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में 8 करोड़ लोग मर गए, ठीक है, हु केयर्स। 5 लाख लोग मर गए सीरियन सिविल वॉर में, ठीक है, हु केयर्स, दीज आर जस्ट नंबर्स, राइट। बट जस्ट इमेजिन अबाउट द पेन जो मरे हैं इस वॉर में, उनके फैमिलीज जिस पेन से गुजर रहे हैं, जिस फाइनेंशियल डिटोरिएशन से वो गुजर रहे हैं। ऑब्वियसली कमाने वाला बेटा या हस्बैंड या जो भी है वो जो शहीद हो गया है वॉर में, उसका फैमिली जिन कंडीशन से गुजर रहा है, ऑब्वियसली शायद वो जिंदा होता तो उसके बच्चों को शायद ज़्यादा अच्छी परवरिश दे पाता, वो ज़्यादा अच्छा एजुकेशन दे पाता, बट नो, he died for the society, for the country, and then most of the countries they just give some medals, some पैसा वैसा, ठीक है, ये लो compensation, and then they just forget about it. ज़्यादातर कंट्रीज में यही होता है। तो इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। सोल्जर्स को ये बोल के कंट्रीज, ज्यादातर कंट्रीज, मैं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर कंट्रीज में पॉलिटिशियंस सोल्जर्स को फ्रंट में रखते हैं, उनसे लड़ाइयाँ करवाते हैं, उनसे देश को डिफेंड करते हैं, एंड उसके बाद जब वो सोल्जर जान दे देता है अपने देश के लिए, उसके बाद देश कितने हद तक उसके फैमिली का टेक केयर करता है, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। कुछ दिन पहले एक आया था, एक बेटे की शहादत में माँ रो रही है, तो ही बेसिकली लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री। उसका डेड बॉडी रखा हुआ है, अभी तक अंतिम संस्कार हुआ नहीं है, और कोई नेता जाके वहां के उसके रोते बिलखते माँ को जाके चेक पकड़ा रहा है और फोटो खिंचवा रहा है। तो वॉर में हमेशा ये नेता मंत्रियों का ही खेल होता है, यही अपने ईगो और अपने स्वार्थ के कारण वॉर्स लगाते हैं, और उसके बाद मरता कौन है, जान कौन देता है? एक आम से किसान परिवार का यंग बेटा जो सोचा कि नहीं, मैं किसानी नहीं करूंगा, मैं फौज में जाऊंगा, मैं वर्दी पहनूंगा, एंड मुझे इज्जत मिलेगी उस चीज की, मैं तिरंगा के लिए अपने जान देने के लिए मैं 2 बार सोचूंगा नहीं। सोसाइटी, ही इज बेसिकली लेइंग डाउन हिज लाइफ फॉर प्रोटेक्टिंग स्ट्रेंजर्स, मतलब अननोन रहते हैं ये सोसाइटी। हम, मुझे नहीं पता कौन था वो, उसे नहीं पता मैं कौन हूं, मेरे को बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी, बट इस पूरे चीज में फायदा उठाया नेता मंत्रियों ने। उनके डिसीजन के कारण यंग 20, 22, 23 साल के लड़के वहां पे सरहदों पे मर जाते। इन एनी कंट्री, इजराइल में नेतान्याहू के ईगो या फिर जो भी बोलो आप, वी विल क्रश हमास, वी विल क्रश हमास, वहां पे मोसाद फेल कर गया। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था जब हमास का अटैक हुआ, मोसाद फेल किया, मोसाद के साथ साथ गवर्नमेंट फेल की, बट उस चीज को छुपाने के लिए अपने ईगो पे लेके कितने हजारों सोल्जर्स को मरवा दिया एक लीडर ने। स्ट्रेंज। सेम विथ रशिया। पुतिन कंट्री को बचा रहा हूं, नेटो से बचा रहा हूं मैं कंट्री को वीक नहीं होने दूंगा, देशवासियों मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हारे ही बच्चों को सरहदों में भेज के मरवा दूंगा, बट मेरा ईगो इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर बेटा। दिस इज वॉट द पॉलिटिशियंस थिंक। इस चीज से बाहर निकलना हमें, बट सब कुछ हटा के अपने माइंड को खाली करके अगर सोचो इस बारे में, 6 महीने बाद, शहादत के 6 महीने बाद, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक तो बहुत लोग आएंगे, बहुत नेता मंत्री आएंगे, ऐसे चेक देंगे आपको, बट 6 महीने बाद जब आप
और आपके पति घर में बैठे होंगे कमरे में, तब बाहर कोई मीडिया वाला भी नहीं रहेगा, आर्मी के सोल्जर्स भी नहीं रहेंगे, सोसाइटी वाले भी थक चुके होंगे, एक शहीद स्मारक बना देंगे कहीं पे सिटी के बीच में, और उसके बाद जो सेंस ऑफ लॉस होता है उस परिवार को, उस बूढ़े बाप को कि मेरे 22 साल का बेटा शहीद हो गया, उस माँ को, वो माँ जो उसको पाल पोस के बड़ा की थी यार, उसको बचपन में फीड किया, नहलाया, उसका पॉटी साफ किया, उसके नखरे झेले, उसको पढ़ाया, अपने सपनों को मार मार के उसको स्कूलिंग, कॉलेज सब पढ़ाया, फिर वो आर्मी में गया, खुश थे कि हाँ ठीक है सरकारी जॉब है, वर्दी है, इज्जत है। उसके बाद ये 22 साल, 24 साल, 25 साल का मेहनत जब एक आतंकवादी के गोली से क्रश होता है, जो वो साइलेंट रोना होता है जो 6 महीने बाद होता है, रूम में बैठे बैठे एक फोटो देखते देखते अचानक जो आंसू आ जाता है मां के चेहरे पे या बाप के आंखों में, दैट पेन वी यूजुअली फॉरगेट दैट पेन, दैट इज द पेन ऑफ वॉर। एक विडो के आंखों में जब वो एक छोटा सा ड्रॉप आता है एंड देन शी जस्ट वाइप्स इट ऑफ, दैट इज द पेन ऑफ वॉर। उस चीज को हम समझ नहीं पाते क्योंकि वो मसालेदार नहीं होता है। दैट इज रियल जेन्युइन पेन, रियल जेन्युइन लॉस। आगे पढ़ते हैं इस बुक में और वॉर के बारे में। तो आजकल वॉर कम हो चुका है ऐसे ऑथर कह रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री व्हेन गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंसिडर देयर इमीडिएट फ्यूचर, मेनी ऑफ देम डोंट थिंक अबाउट वॉर एज अ लाइकली इवेंट। ज़्यादातर जब हम लोग प्लानिंग करते हैं कि अच्छा SIP 10 साल का कॉर्पस बना के इतना हो जाएगा, उससे एक लैंड में इन्वेस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वी डोंट थिंक कि हाँ बीच में वॉर भी लग सकता है 5 साल के लिए। वी डोंट थिंक अबाउट दैट। वॉर का पॉसिबिलिटी काफी कम हो चुका है आज के डेट में। न्यूक्लियर वेपन्स हैव टर्न्ड वॉर बिटवीन सुपर पावर्स इनटू अ मैड एक्ट ऑफ कलेक्टिव सुसाइड। अब न्यूक्लियर वेपन जो ये मीडिया वाले इतना चिल्लाते हैं, न्यूक्लियर बटन, न्यूक्लियर ब्रीफकेस, पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस, तो बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स ने, ऑब्वियसली दे आर वेरी वेरी डेंजरस थिंग्स, बट कुछ हद तक न्यूक्लियर वेपन्स के कारण भी काफी शांति आई है। अभी तक इंडिया और पाकिस्तान न जाने कितने बार लड़ लिए होते अगर दोनों न्यूक्लियर पावर नहीं होते तो न्यूक्लियर वेपन्स भी काफी हद तक हमें शांत करवाया है। हिरोशिमा और नागासाकी में हमने जो देखा, जो दुनिया ने देखा, ऑब्वियसली मैंने तो नहीं देखा बट दुनिया ने जो देखा, उसके बाद दुनिया ने रियलाइज किया यार देयर इज अ लिमिट टू द स्केल ऑफ थिंग्स जहां हम वॉर को ले जा रहे हैं। हालांकि उसके बाद भी कोल्ड वॉर पीरियड में भी बड़े से बड़े एटॉमिक टेस्टिंग होते रहे। जार बोम्बा, मैं जार बोम्बा आपको दिखा देता हूं। तो दिस इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग जो किया गया है। जार बोम्बा रशिया ने किया था इसको। ये नागासाकी एंड हिरोशिमा के हिसाब से कितना बड़ा था वो आपको यहां पता चलेगा। देखो यहां पे देख रहे हैं ग्राफ के ओरिजिन के पास दो बहुत छोटे छोटे, उनको मैग्नीफाई करके लेफ्ट में दिखाया हुआ है, हिरोशिमा नागासाकी का, ठीक है, जो एक्सप्लोजन हुआ था। बहुत ही छोटे छोटे दिख रहा होगा आपको, एक सर्कल सा है ग्राफ के ओरिजिन के पास, देखो एक छोटा सा सर्कल सा है। तो इनके कंपैरिजन में आप देखो जार बोम्बा का साइज। जार बोम्बा किसी शहर में अटैक नहीं था, ये
न्यूक्लियर टेस्टिंग किया था रशिया ने। तो बेसिकली हिरोशिमा नागासाकी के बाद यूएस और रशिया में कंपटीशन लग गया कि कौन ज़्यादा बड़ा एटम बॉम्ब बना सकता है, न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो ये माइकी एंड ब्रावो एंड उसके बाद ऐसे ऐसे टेस्टिंग एक बार यूएस करता है, फिर उससे बड़ा रशिया फोड़ता है, फिर रशिया से बड़ा यूएस फोड़ता है, फिर यूएस से बड़ा और बड़ा रशिया फोड़ देता है। तो जार बॉम्बा अभी तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है। और उसका साइज देखो आप इस ग्राफ में, जार बॉम्बा का साइज कंपेयर करो हिरोशिमा एंड नागासाकी के साथ। जस्ट इमेजिन द स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन अगर जार बॉम्बा किसी शहर के ऊपर फोड़ा गया रहता। जस्ट इमेजिन। हिरोशिमा नागासाकी के एक्सप्लोजन में ही करीब करीब शायद 2 लाख लोग मरे थे। अब आप सोचो जार बॉम्बा में कितने लाख लोग मरे होते। शायद पूरा का पूरा 1 करोड़ 2 करोड़ का एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी खत्म हो सकता था जार बॉम्बा से। एंड ये 2 देश रशिया एंड यूएस, ये 7,000 न्यूक्लियर वेपन्स यूएस के पास है एंड करीब करीब इतने ही 7,000 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास है। ये दोनों देश हम जैसे देशों को, इंडिया, पाकिस्तान, ऐसे देशों को ज्ञान देते हैं कि न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ, न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ, बहुत डेंजरस होता है। इंडिया के पास 160 के आसपास कुछ न्यूक्लियर वेपन्स एंड सेम विद पाकिस्तान। 160 कहां 160 न्यूक्लियर वेपन्स और कहां 7,000 न्यूक्लियर वेपन्स। सो इसलिए ना ये यूएस वाले या खैर रशिया तो बहुत टाइम से हमारा दोस्त रहा है, उतना ज्ञान नहीं देता रशिया, बट जब यूएस ज्ञान देता है ना अंदर से आग लग जाती है। यार किसको ज्ञान दे रहे हो तुम? तुम्हारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज, तुम्हारे गवर्नमेंट के टेस्टिंग्स, तुम्हारे गवर्नमेंट का जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस है एंड जिस तरह से तुम मैनिपुलेट करते हो, तुम इंडिया को ज्ञान देना तो बंद ही कर दो। एनीवेज, कमिंग बैक टू द बुक, and therefore force the most powerful nations on earth to find alternative and peaceful ways to resolve conflicts। तो न्यूक्लियर डेटरेंस बोलते हैं इसको। न्यूक्लियर वेपन्स इतना बना के रखे हैं जो न्यूक्लियर पावर्स है आपस में, कि इंडिया भी पाकिस्तान पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा और पाकिस्तान भी इंडिया पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा कि इसका रिटेलिएशन जो होगा वो कितना डेंजरस होगा, कितने करोड़ों लोग मरेंगे। थैंकफुली इतना सेंस है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स में आज तक। मुझे पता नहीं कल क्या होगा। साथ में ब्रीफ केस लेके घूमता है पुतिन, तो आई डोंट नो कि किस लेवल के मैडनेस में ये लीडर्स जा सकते हैं। एंड दे विल ट्राई टू जस्टिफाई इट। हमेशा जस्टिफिकेशन तो एक्शन से पहले ही हो जाता है, ठीक है। Simultaneously, the global economy has been transformed from a material-based economy into a knowledge-based economy। अब थोड़ा पॉजिटिव साइड में चलते। देखो, वॉर बंद होने का एक और बड़ा रीजन है कि जो इकोनॉमी है वो मटेरियल बेस्ड इकोनॉमी नहीं रहा आज के डेट में। पहले क्या था कि मैं अगर नया एरिया कब्जा कर लूं तो वहाँ के रिसोर्सेज मेरे, वहाँ के इंसानों को तो खैर मैं मार ही दूंगा। ज़्यादातर रिसोर्स के लिए लड़ाई होता था कि वहाँ पे कोल माइंस है, वहाँ पे आयरन ओर माइंस है, ये सब। आज के डेट में रिसोर्स जो है वो मटेरियल बेस से हटके नॉलेज बेस्ड हो गया। आप वॉर करके लड़ के आप दूसरे कंट्री का कोल माइन या आयरन ओर माइन तो हथिया सकते हो आप। इट्स वेरी पॉसिबल। आप उस एरिया को कब्जा कर लिया, अब वो आपका कोल माइन हो गया, बट आप नॉलेज को नहीं कब्जा कर सकते। आप वॉर करोगे
और अगर दूसरे कंट्री के पास कोई साइंटिस्ट है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का टीम है, तो आप वॉर करते करते मोस्ट प्रोबेबली उनको भी मार दोगे एंड वो मरेंगे। तो ऑब्वियसली वो जो स्किल था, वो जो प्रोग्रामिंग स्किल था या वो जो डिस्कवरी था जो साइंटिस्ट कर रहा था, दैट विल ऑल्सो बी गॉन। तो आज के डेट में नॉलेज बेस्ड ज्यादा हो गया है हम लोग। तो इसके कारण भी previously the main sources of wealth were material assets such as gold mines, wheat fields, oil wells के लिए भी आप देखे ही हो, यूएस जहाँ पे भी तेल रहता है, जहाँ पे भी पेट्रोलियम रहता है, वहाँ पे यूएस को लगता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी कुछ ठीक से काम नहीं कर रही है, आई थिंक आई शुड इंटरवीन। जहाँ पे तेल है, पेट्रोलियम है, खुशबू आ जाती है अमेरिकन गवर्नमेंट को, एंड वहां पे समहाउ डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही होती है, एंड फिर यूएस वहां के लोगों को बचाने जाता है, एंड लोगों को बचाते बचाते गलती से वहां का ऑयल चूस लेता है यूएस। तो पहले जमाने में ये वॉर्स ज्यादा होते थे। आई थिंक आज भी शायद हो सकता है। ऑयल वॉर्स तो बहुत टाइम से हुआ है, होता रहा है, और खासकर यूएस ही ज्यादातर जगह जहां पे भी ऑयल मिलता है वहां की डेमोक्रेसी यूएस को ठीक से चलती हुई नहीं दिखती है, एंड वो फिर अटैक कर देता है, पावर वैक्यूम बना देता है। तो ये सब तो खैर है ही, बट टुडे द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ इज नॉलेज, एंड वेयर एज यू कैन कॉन्कर ऑयल फील्ड्स थ्रू वॉर, यू कैन नॉट एक्वायर नॉलेज दैट वे। नॉलेज को तुम कॉन्कर नहीं कर सकते बंदूक के दम पे। Hence, as knowledge became the most important economic resource, the profitability of war declined and wars became increasingly restricted to those parts of the world such as the Middle East and Central Africa. मतलब जैसे जैसे आप देखो, पहले प्रॉफिट होता था वॉर करके, देश क्यों लड़ते थे, क्यों अपने लाखों नौजवानों को मौत के मुंह ढकेल देते थे लीडर्स, क्योंकि उससे प्रॉफिट होता था। कोल माइन मिल गया, गोल्ड माइन मिल गया, या फिर ऑयल वेल मिल गया किसी और देश का, अब लाखों करोड़ों छापेंगे हम लोग, प्रॉफिट होता था। आज के डेट में वैसा नहीं है। आज के डेट में वॉर ज्यादातर मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, उसी एरिया में, या ईस्टर्न यूरोप बोल लो, उस एरिया में लिमिटेड रह गया है। बाकी सारे कंट्रीज ने रियलाइज किया है कि वॉर करके नुकसान ज्यादा होता है, प्रॉफिट उतना होता नहीं है। आप अगर कब्जा कर भी लिए किसी और कंट्री को, यूनाइटेड नेशन एंड बाकी कंट्रीज एंड सिक्योरिटी काउंसिल मिलके ऐसा प्रेशर क्रिएट करेंगे आपके ऊपर कि आपको विद इन फ्यू ईयर्स उस एरिया को छोड़ के वापस आना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वहां के रिसोर्सेज भी आपके रहेंगे नहीं। उससे ज्यादा प्रॉफिट आपका हो सकता है अगर आप उस कंट्री के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स में इन्वॉल्व रहो। तो ये चीज सभी धीरे धीरे फील कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा भी है, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, बट चारों तरफ वॉर तो लग रहा है। एक और बड़ा वॉर लगने का जो चांस मुझे लग रहा है आज के डेट में, अपार्ट फ्रॉम इजराइल हमास एंड रशिया यूक्रेन, इज चाइना ताइवान वॉर। लेकिन मुझे समहाउ ये फील हो रहा है कि शायद चाइनीज गवर्नमेंट एटलीस्ट इतना विजडम दिखाएगी कि ताइवान पे अटैक नहीं करेगा। आई डोंट नो यूएस किस तरह से, कहां से काड़ीबाजी करे एंड फिर वॉर लग जाए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई होप कि चाइना ताइवान वॉर ना लगे। अगेन, ताइवान के पास हो सकता है उतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन ताइवान के पास नॉलेज है। सेमीकंडक्टर चिप्स का पूरा इंडस्ट्री ताइवान पे बेस्ड है, एंड ताइवान इज मेकिंग ह्यूज लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दैट। एंड ये ही एक रीजन है कि चाइना भी ताइवान पे अटैक करने से पहले 10 बार सोच रहा है, क्योंकि चाइना के इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चिप्स लगते हैं वो आते हैं ताइवान से। तो देख रहे हो, मतलब आजकल नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होने के कारण वॉर के डायनेमिक्स काफी बदल गए हैं, काफी हद तक चेंज हो गया वॉर के डायनेमिक्स। Where the economies are still old fashioned and material based। तो आजकल ज्यादातर वॉर्स वहीं पे है जहां पे मटीरियल बेस्ड इकोनॉमीज है, ओल्ड फैशन्ड गवर्नमेंट है। जो मॉडर्न कंट्रीज है, जो डेवलपिंग बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं, तो ज्यादातर उन कंट्रीज में वॉर नहीं है। एंड आई होप इंडिया उन कंट्रीज में से एक बना रहे।
In 1998, it made sense for Rwanda to seize and loot the rich coal mines of neighboring Congo. 1998 में रवांडा वॉर हुआ था, उसमें कॉन्गो के बहुत सारे माइंस रवांडा ने कैप्चर कर लिया था बिकॉज दिस ओर वॉज इन हाई डिमांड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स. क्योंकि ये जो कोल्टान माइंस है, यहाँ का जो ओर था वो बहुत हाई डिमांड में था बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स. वहाँ पे यूज होता है ये मटीरियल. एंड कॉन्गो हेल्ड 80% ऑफ द वर्ल्ड्स कोल्टान माइंस. रवांडा ने कॉन्गो पे अटैक किया एंड $240 मिलियन हर साल उसने इन माइंस से कमाया. देखो ये माइंस उनका था नहीं, ये माइंस रवांडा का था. ये दोनों कंट्रीज अफ्रीका में है, तो रवांडा का था. एंड सॉरी, ये माइंस जो थे ये कॉन्गो के थे एंड रवांडा ने अटैक किया था इन माइंस को अपने कब्जे में लेने के लिए. और इससे रवांडा हर साल करीब $240 मिलियन एक्स्ट्रा इनकम बनाता था फ्रॉम द लूटेड कोल्टान. फॉर पुअर रवांडा दैट वाज लॉट ऑफ मनी. तो $240 मिलियन एक बड़े डेवलप्ड देश के लिए कम हो सकता है, बट रवांडा के लिए बहुत सारा था क्योंकि रवांडा इज अ पुअर कंट्री बेसिकली. In contrast, it would have made no sense for China to invade California and seize Silicon Valley, for even if the Chinese could somehow prevail on the battlefield, there were no silicon mines to loot in Silicon Valley. तो ये तो रवांडा ने कॉन्गो पे अटैक किया क्योंकि दोनों मटेरियल बेस्ड इकोनॉमीज थे. रवांडा ने कॉन्गो का माइन कैप्चर कर लिया और उसको बेच के बहुत प्रॉफिट कमाया. बट क्या चाइना यूएस का सिलिकॉन वैली को कब्जा कर लेगा सेम फिलोसॉफी से? सिलिकॉन वैली में कोई सिलिकॉन नहीं है. आ रहा है समझ में? अगर मान लो चाइना यूएस में वॉर लगा और चाइना जीत भी गया मान लो, तो सिलिकॉन में सिलिकॉन नहीं है कि चाइना जिसको सिलिकॉन को निकाल के वर्ल्ड को बेच के प्रॉफिट कमाएगा. नहीं, सिलिकॉन वैली में नॉलेज है. एंड चाइना रादर देन getting involved in a full-blown war with the US, उससे काफी ज्यादा पैसा चाइना ने कमाया सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स के साथ, वहां के कंपनीज के साथ कोऑपरेट करके कि ठीक है यार, एक गेम बनाते हैं, उसका AI पार्ट हम लोग संभालते हैं, उसका ग्राफिक्स वाला पार्ट तुम लोग संभालो. कोलैबोरेशन में एक गेम बनाते हैं और उसको बेचते हैं पूरे दुनिया में. The Chinese have earned billions of dollars from cooperating with high-tech giants such as Apple and Microsoft, buying their software and manufacturing their products. What Rwanda earned from an entire year of looting Congolese coltan, the Chinese earn in a single day of peaceful commerce. Rwanda ने एक साल में जितना कमाया कॉन्गो के कोल्टान माइंस के कोल्टान को बेच के वर्ल्ड को जितना कमाया पूरे एक साल में, उतना चाइना ने एक दिन में कमाया है बाय कोऑपरेटिंग विद सिलिकॉन वैली के मेजर जो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके साथ कोऑपरेट करके. तो समझ रहे हो, वॉर के डायनामिक्स बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है वो मटेरियल बेस्ड से धीरे धीरे नॉलेज बेस्ड होता जा रहा है. एंड टू ऐड टू इट, ज्यादातर सुपर पावर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो वो भी एक तरह से न्यूक्लियर डेटरेंस हो जाता है. न्यूक्लियर डेटरेंस मतलब जैसे इंडिया का न्यूक्लियर डेटरेंस का पॉलिसी है कि नो फर्स्ट स्ट्राइक, मतलब हम पहले तुम पे न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएंगे, बट अगर तुमने हम पे न्यूक्लियर वेपन चलाया तो हम न्यूक्लियर वेपन की बरसात कर देंगे तुम्हारे ऊपर. बट वी वोंट बी द कंट्री विच यूजेस द न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट. नो फर्स्ट यूज, ये हमारा न्यूक्लियर डेटरेंस का पॉलिसी है. न्यूक्लियर डेटरेंस मतलब हमको मत मारो तो हम भी तुमको नहीं मारेंगे, बट हमको अगर मार दिए तो तुम नहीं बचोगे. सो दिस पॉलिसी इज वर्किंग इन बिटवीन मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर्स आज के डेट में. तुम हमको मत मारो, हम तुमको नहीं मारेंगे.
लड़ाई करना है, छोटा मोटा लड़ाई कर लेते थोड़ा बहुत, बट न्यूक्लियर तक बात मत पहुंचने दो। अगर न्यूक्लियर हो गया तो यू गॉन। ये फैक्टर इजराइल हमास में या फिर रशिया यूक्रेन में नहीं है। रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन भरा हुआ है, यूक्रेन के पास कुछ नहीं है। तो रशिया धमकी दे रहा है यूक्रेन को कि न्यूक्लियर वेपन चला दूंगा, न्यूक्लियर वेपन चला दूंगा। अगर यही चीज यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होते, क्या पता शायद वर्ल्ड सपोर्ट से न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन को भी मिल जाए, तो शायद रशिया ये धमकियां नहीं दे रहा होता। तो इस तरह से मतलब समझ रहे हो, विश से ही विश का इफेक्ट को कम करना, ये पॉलिसी आज के डेट में चल रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आगे हम लोग और ज्यादा वॉर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स चल रहा है वॉर के पीछे। इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, एंड ऑल्सो लेट्स स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन कि जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ मैं वीडियोस में, तो अगर आपको कोई बात अच्छी लग रही है उसमें तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कन्वर्सेशन बेस्ड होने से और मज़ा आएगा। I'll see you in the next video. Bye bye. Jai Hind.